नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान हिमांशु तिवारी जी मौजूद हैं और आपसे ही इस कार्यक्रम में कानूनी जानकारी चाहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि कानूनी जानकारी आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद भाई राजेंद्र मिस्त्री जी। आप एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें आम नागरिकों को कानून की जानकारी हमारे जिले के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा दी जा रही है। मैं भी देखता हूँ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। आज आपका आदेश हुआ है कि मैं भी किसी विषय पर आम लोगों को कानून की जानकारी दूँ। जी। हमारे मन में एक भ्रांति है कि जो लोकहित या सार्वजनिक हित के मामले होते हैं इनमें हमको PIL हाई कोर्ट के समक्ष ही दाखिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें हम जिला अदालतों से ही वांछित अंतोष प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कोई मार्ग अवरुद्ध कर रहा है अथवा कोई पार्क या सार्वजनिक हित की जमीन पर किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है। तो आमतौर पर आम आदमी के दिमाग में यही आता है कि ये लोकहित का मामला है, इससे संबंधित विभाग ही इस पे कार्रवाई करेगा। और ऐसा आमतौर पर होता भी है कि लोग एप्लीकेशन संबंधित विभाग को देते हैं, पर चूंकि कब्जा करने वाला पहले से अधिकारियों को और ये लेखपाल वगैरह को साधे रखता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और कब्जा आदि हो जाता है, बरकरार रहता है। हाँ, बरकरार रहता है जी। अब ऐसे मामलों में किया जाए? आम आदमी जिनके उस गली में तमाम सारे मकानात हैं, उनके जो मालिकान हैं, वो हम प्रायः देखे हैं कि वो रास्ता बदल के जाने लग जाते हैं। अपने अधिकारों को सुरक्षित संरक्षित करने का उनके पास समय नहीं होता है। यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था दी गई है सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 1 और नियम 8। यहाँ पर अगर किसी के पास समय नहीं है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता है, तो जहाँ पर 10-20 लोग प्रभावित होते हैं, एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को तैयार रहता है। हाँ, हो जाता है, होते हैं जी, समाज सेवी टाइप के लोग। जी, इस तरह के समाज सेवी एक आध मिल जाते हैं, मिल जरूर जाते हैं। जी। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको एक प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं उनको देना है और उसमें आप सबको अपने हस्ताक्षर करने हैं। जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो प्रार्थना पत्र लेकर आप सिविल कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में, क्योंकि सिविल कोर्ट में कैटेगरी होती हैं, क्षेत्राधिकार के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जूनियर डिवीजन को आमतौर पर 5 लाख तक के मामले सुनने का अधिकार होता है, उसके ऊपर के मामलों को सुनने का अधिकार सिविल जज सीनियर डिवीजन को होता है। तो जिसके क्षेत्राधिकार में बनता है मामला, आप किसी अच्छे अधिवक्ता से अगर संपर्क करेंगे तो वो आपका वाद पत्र तैयार कर देगा। बिल्कुल। वाद पत्र तो जैसा सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 7 में दिया हुआ है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम। अब केवल प्रॉब्लम ये है कि वादी कौन कौन होगा उसमें। जी, वादी के लिए जो तैयार हो गया हमारा समाज सेवी, वो एक प्रार्थना पत्र देगा आदेश 1 नियम 8 में, और वो कहेगा कि दावे में ही कह के आएगा कि इतने इतने लोग इस इंक्रोचमेंट से या कब्जा करने से प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब आपका दावा वो तो जैसा आप रिलीफ मांगेंगे उसके अनुसार होगा। लोकहित का दावा है, यहाँ पर आप उस स्थायी निषेधाज्ञा का वाद ला सकते हैं। इन्हीं मामलों में आप स्वत्व प्रख्यापन का भी वाद ला सकते हैं जी। तो जैसा आपकी रिलीफ होगी उसके हिसाब से आपका दावा हो जाएगा, तैयार होगा जी। वादी मुकदमा बनने के लिए आदेश 1 नियम 8 में आप बताएंगे कि ये लोग प्रभावित हो रहे हैं,
बहैसियत प्रतिनिधि हमको दावा एक व्यक्ति अथवा कई व्यक्ति उनके नाम दिए जाएंगे। इनको वाद संस्थित करने का अधिकार प्रदान किए जाने की कृपा की जाए। सर्वप्रथम इस मामले में जो आपका प्रार्थना पत्र होगा आदेश 1 नियम 8 इसका निस्तारण होगा। ये प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज होगा। जो मूल दावा है आपका मूल दावा उसकी सुनवाई इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के बाद जब आपको कोर्ट अधिकार दे देगी दावा दायर करने का तब आप हो जाएंगे। तब मूल दावे में जो आदेश 1 नियम 8 में जिनके लिए हम प्रेयर किए होंगे हम उनको ही मूल दावे में वादी मुकदमा संस्थित कर देंगे। ठीक। और आपको आपके दावे के अनुरूप सिविल कोर्ट से जो अनुतोष है वो आपको प्रदान किया जाएगा। दावा सिद्ध करना आपकी जिम्मेदारी होगी। वो जिस हिसाब से पैरवी करें आप जैसे जैसे चलता है दावा ऐसे ही होगा। इन मामलों में मैंने भी कई दावे किए जी और उसमें मुझको सफलता प्राप्त हुई। अच्छा। इस कार्यक्रम में आप आए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कुछ बताना और कुछ हो गया पूरा ये? हाँ, विशेष बातें तो सब लगभग आ ही गई। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 319 CRPC इसमें कभी कभी ये देखा जाता है कि जब FIR होती है तो पता चला 10 लोगों के नाम FIR हुई और 10 लोगों में 5 नाम किसी तरीके से निकलवा लिए जाते हैं तो अब 5 रह जाते हैं। और जब आपको पता चलता है कि ये 5 बाहर हैं और 5 पर चार्जशीट लग गई है न्यायालय में, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो 5 नाम निकाले गए हैं और इनका अहम रोल इस घटना में है तो जरिए अधिवक्ता आप प्रार्थना पत्र न्यायालय में दें 319 CRPC के अंतर्गत। तो जो 5 नाम निकाले गए हैं वो स्वतः नाम फिर वही FIR में जो निकाले गए हैं वो फिर दोबारा उसी फाइल में आ जाते हैं और उनको न्यायालय द्वारा सम्मन किया जाता है। और जिस तरीके से 5 नाम थे जिन पर मुकदमे का ट्रायल हो रहा था उसी तरीके से उन पर भी ट्रायल होता है। तो ये रही 319 CRPC के अंतर्गत प्रोसेस। और इस कार्यक्रम में आप आए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी इस तरीके के कार्यक्रम में अगर जरूरत पड़ती है तो हम आपको अपना निवेदन पहुंचाएंगे और आशा है कि आप उस निवेदन को स्वीकार करेंगे। तो आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।